हेलो दोस्तों। आज हम NPCIL स्टेप एंट्री ट्रेनिंग का इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ टू बी कैलकुलेटेड फॉर कॉस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्टॉलेशन फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स। तो दोस्तों ये पहली बात तो ये कि ये क्वेश्चन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो जिसको जो सूटेबल लगे वो पढ़ सकता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग होती है दोस्तों, जो हमारे घर होते हैं, उनमें अगर हमको इलेक्ट्रिकल वायरिंग करनी है, तो अब वायरिंग करनी है तो उसके लिए कॉस्ट लगेगी। तो अब जो कॉस्ट लग रही है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये इनमें से कौन कौन से जो चीज़ है उनकी हमको गणना करनी पड़ेगी। तो पहला ऑप्शन दे रखा है क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। बिल्कुल सही बात है कि हमको जो मटेरियल रिक्वायर्ड है उसकी क्वांटिटी पता होना चाहिए कि ये चीज़ इतनी चाहिए, ये वायर इतना चाहिए, स्विच बोर्ड इतने चाहिए। दूसरा मटेरियल की कॉस्ट, ये तो होगा ही, और लेबर कॉस्ट, ये सारी की सारी तीनों कॉस्ट क्या होंगे उसमें जुड़ेंगी। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सारे की सारे की गणना करनी पड़ेगी हमको तीनों ऑप्शंस की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड फॉर मेजरिंग हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिससे हम हाई रेजिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड, बी लॉस ऑफ चार्ज और सी मेगा ओम। दोस्तों ये जो डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड है और लॉस ऑफ चार्ज मेथड है और मेगा ओम, तीनों के तीनों क्या है, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के मेथड है। और सिर्फ ये ऑप्शन डी जो है आपका पोटेंशियोमीटर मेथड, तो पोटेंशियोमीटर मेथड ये होता है जो हमारा लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। याद रखना, पोटेंशियोमीटर किसको आता है काम, लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। बाकी जो तीन है इससे हम क्या करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेजर। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। अच्छा इसमें क्या है, एक क्वेश्चन और पूछता है, पूछ लेता है कि लो रेजिस्टेंस की रेंज बताओ, मीडियम की बताओ, हाई की बताओ। तो ये रेंज आपको याद रखनी है। लो रेजिस्टेंस किसको कहेंगे हम, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम से कम है तो लो रेजिस्टेंस कहलाएगा। अच्छा ये बाकी दो इनमें क्या है, एक मिस्टेक थी, ये आपको करेक्ट करनी है। यहाँ पे ये क्या मेगा ओम आएगा और यहाँ पे भी ये मेगा ओम आएगा। यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर आपकी 1 ओम से बड़ी है और 0.1 मेगा ओम से छोटी है तो उसको कहेंगे हम मीडियम रेजिस्टेंस। अगर कोई ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 0.1 मेगा ओम से ज़्यादा है, तो वो क्या कहलाएगा आपका, हाई रेजिस्टेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ तो सबको पता है दोस्तों, क्या होता है, आई प्रोपोर्शनल टू। सोल्व करते हैं तो ये भी आपने पढ़ा होगा, वी इक्वल्स टू आई आर आ जाता है। तो ओम्स लॉ है जो किसके लिए एप्लीकेबल है, इनमें से सेमीकंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दोस्तों जो ओम्स लॉ होता है ना, वो क्या होता है, सिर्फ मेटल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। तो ऑप्शन बी है ना हमारे यहाँ पे, वही बिल्कुल सही है, मेटेलिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम। यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम होता है, जो हम अर्थ करते हैं, उनमें से कौन कौन से मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ऑप्शंस में दे रखा है अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर, अर्थिंग लीड, अर्थ इलेक्ट्रोड। तो इससे पहले क्या करते हैं, हम कुछ और चीज़ देख लेते हैं। दोस्तों क्या होता है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है, सिंगल फेज सप्लाई आती है, उसमें एक फेज वायर होता है आपका, दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है। अब फेज वायर और न्यूट्रल वायर आके हमारे क्या, जैसे स्विच बोर्ड में कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वहाँ पे आपके ये जा रहे हैं। अब मान लो उसमें कोई फॉल्ट है, हमारे इक्विपमेंट में कोई फॉल्ट आ गया या फिर स्विच बोर्ड में कुछ फॉल्ट है, कोई दिक्कत है, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम उसको छुएंगे क्या होएगा, और हमने अगर नीचे नंगे पैर है तो क्या हो जाएगा, हमारे शरीर से क्या हो जाएगा, करंट फ्लो हो जाएगा। भाई सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, अगर हम इस इक्विपमेंट को छू देंगे और नीचे तो हम अर्थ से टच हो ही रखें, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। जो करंट होगा लाइव वायर से इधर से आएगा और इधर से फ्लो होता हुआ इधर चल जाएगा, तो इसलिए सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो हमको क्या लगेगा, शॉक। अब हमको बचना है क्या, किससे, इस शॉक से। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अर्थिंग करना पड़ेगा। अर्थिंग क्या करेगा हमारा, इस इक्विपमेंट में जो भी एक्सेस करंट रहेगा ना उसको क्या कर देगा, पहले ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो जिससे हमारा क्या, और वो अर्थिंग क्या होता है, लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। जो करंट होता है ना, हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ रहता है ना आपका, उसी को फॉलो करता है। तो जब हम छू भी देंगे ना तो हमारे अंदर से नहीं फ्लो होएगा करंट, लो रेजिस्टेंस को पाथ करते हुए पूरा पूरा पहले ही ग्राउंड हो जाएगा वो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना ये? अब दोस्तों देखिए, अर्थिंग करने के लिए क्या क्या हम यूज में लेते हैं। सबसे पहले नीचे क्या होती है हमारी अर्थ प्लेट, जिसको क्या कहते हैं हम, अर्थ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं।
और एक होता है आपका दोस्तों अर्थिंग लीड और एक अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो ये जो है ना आपके यहाँ से ये अर्थिंग लीड है, ये अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है, ठीक है, और ये अर्थ इलेक्ट्रोड है। ये तीनों ऑप्शन में दिया हुआ था, तो हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हमारे क्या है, तीनों के तीनों मेन कंपोनेंट है। हमने क्या कर रखा है, ये जो भी इक्विपमेंट है स्विच बोर्ड है इसको पूरा का पूरा अर्थ कर रखा है। तो अर्थ करने के लिए सबसे पहले तो अर्थिंग कंटिन्यूटी कंडक्टर आता है एक, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, अर्थिंग लीड होती है एक, और फिर आती है हमारे नीचे ही नीचे अर्थ प्लेट, यानी उसको अर्थ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। चलो क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन यही था देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल अर्थिंग सिस्टम। तो कौन कौन से कंपोनेंट है, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर है ऊपर से जो आ रहा था, अर्थिंग लीड है एक, और एक अर्थ इलेक्ट्रोड है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है डैश इज टर्म्ड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। अच्छा ये कह रहा है कि कोई भी एक एरिया है मान लो ये, तो उससे जितनी भी टोटल फील्ड लाइंस पास हो रही है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सी सही होगा या डी सही होगा। क्वेश्चन में दिया है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, तो इसको क्या कहेंगे, पासिंग थ्रू एन एरिया लिखा रहे तो उसको हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। आपने इसका फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, फाई इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, ठीक है। यहाँ पे फाई क्या है आपका, मैग्नेटिक फ्लक्स है, बी क्या है आपका, ये डी ऑप्शन में जो लिखा हुआ है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ए एरिया है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती ना, तो देखो कैसे होता, फाइव बी इक्वल्स टू क्या लिख देते हैं हम, 5/a। तो हम क्या कहते हैं, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था कि मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया ऐसे आपका लिखा आ जाए, या नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऐसे करके लिखा है, तो आपको कहना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो। लेकिन यहाँ पे इसको क्या कहेंगे हम, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठा नंबर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। देखो कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो आपको सबको पता है रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तभी तो आपका ये आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए, जो आपने पढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इनमें से कौन कौन सी चीज़ें, एक लेंथ है तो आर लेंथ के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल का ही पूछा है इसने बस, तो लेंथ का ही प्रोपोर्शनल होगा, तो ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछता तो एरिया ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है रेक्टिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ, रेक्टिफिकेशन की बात कर रहा है। अब रेक्टिफिकेशन के लिए हम क्या यूज में लेते हैं, डायोड का। ये आपको पता होगा डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। अब इनमें से ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है, किसको करता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट में करता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट वोल्टेज में करता है, या फिर अल्टरनेटिंग करंट को ही डायरेक्ट करंट में करता है। तो ऑप्शन डी जो है ना दोस्तों वो सही है, जो एसी करंट होता है ना आपका, उसको ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, रेक्टिफिकेशन। अब आपसे पूछ ले इन्वर्जन, इन्वर्जन या फिर इन्वर्टर, ये क्या करता है, ये क्या करता है, उल्टा कर देता है, जो डीसी रहता है हमारा उसको क्या कर देता है एसी में। रेक्टिफिकेशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, एसी को डीसी में करते हैं, और इन्वर्जन या इन्वर्टर के में क्या करते हैं, हम डीसी से एसी में कर देते हैं वापस। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो गया था। अगला क्वेश्चन है, ऐसा यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। दोस्तों सीधा मैं बताता हूँ आपको, ये महो पर मीटर होगा। अब कैसे याद कैसे करें, अब आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है आपका, रो एल बाय ए। रो क्या होती है आपकी रेजिस्टिविटी, रो निकालूंगा तो क्या लिख सकता हूँ मैं, आर ए बाय एल लिख सकता हूँ ना। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम। एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट यूनिट लिखे तो हम, लेंथ की मीटर होती है, मीटर से ये मीटर से ये मीटर आपका एक कट गया। तो देखेंगे हम तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम आ गई, और मीटर आ गई। ओम मीटर हमारे किसकी यूनिट आती है, रेजिस्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी जो होती है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होती है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, यानी कि यूनिट का भी उल्टा कर दो, 1/ओम मीटर आना चाहिए। लेकिन 1/ओम है उसको हम क्या लिख सकते हैं, महो, ठीक है, जिसको ऐसा साइन भी कहते हैं, पर मीटर भी कह सकते हैं, नीचे मीटर आ जाएगा, फिर ऊपर ले जाओगे तो मीटर इन्वर्स हो जाएगा।
तो पता चल गया ना आपको क्या होगी, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, महो पर मीटर। आपको याद नहीं रहा यूनिट तो इस तरीके से ना आप निकाल के देख लिया करो, अब याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो यही करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, सिंक्रोनस डैश ओपन अल्टरनेटर इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ ओपन सर्किट वोल्टेज। क्या है ओपन सर्किट का वोल्टेज टू शॉर्ट सर्किट करंट कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम फील्ड एक्साइटेशन। नीचे क्या है शॉर्ट सर्किट करंट, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, ये क्या कहलाता है आपका सिंक्रोनस इम्पीडेंस कहलाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या है बिल्कुल सही, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा आपके इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रिएक्टेंस ऑफ 1 फैराड कैपेसिटेंस व्हेन कनेक्टेड टू अ डीसी सर्किट। यहाँ पे 1 फैराड कैपेसिटेंस दिया हुआ है लेकिन इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये बोल रहा है डीसी सर्किट में हम कैपेसिटेंस को कनेक्ट करेंगे तो रिएक्टेंस क्या होगा। कैपेसिटर के केस में रिएक्टेंस जो आपका होता है एक्सी, वो क्या होता है दोस्तों 1/2 पाई एफ सी, यही होता है ना। ये पढ़ा होगा ना आपने, एक्स इजक्वल्स टू 1/ओमेगा सी, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख दिया मैंने। अब डीसी की बात कर रहे हैं हम, तो डीसी में तो हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। तो भाई फ्रीक्वेंसी जीरो होती है तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ 1/2 पाई या जीरो और सी। अब नीचे जीरो आ गया 1/0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 1/0, ये क्या हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। तो ऑप्शन ए ही हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, जो रिएक्टेंस रहेगा वो इनफाइनाइट रहेगा डीसी सर्किट के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टेम्परेचर रेगुलेटिंग कंपोनेंट ऑफ एन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन इज द। दोस्तों जो इलेक्ट्रिक आयरन रहती है हमारी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन, ऑटोमेटिक क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या करती है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को क्या करती है रेगुलेट करती है। तो उसमें ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लगा रहता है, हीटिंग एलिमेंट होता है कुछ, या आउटर कवरिंग होती है, या सोल प्लेट होती है, थर्मोस्टेट। ये सब चीज़ें तो अलग चीज़ है दोस्तों। सोल प्लेट जो नीचे नीचे लगी रहती है, हीटिंग एलिमेंट वो होता है जो गर्म करता है प्रेस को, आउटर कवरिंग ये जो बाहर का हमारा कवर रहता है वो होता है। लेकिन जो थर्मोस्टेट होता है ना, ये हमारा क्या करता है टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे है ना वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लक्स डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। दोस्तों अभी पढ़ा था फ्लक्स डेंसिटी, वही पे क्वेश्चन आ गया। फाइव इक्वल्स टू बी डॉट ए पढ़ा था हमने, और बी को क्या लिख सकते हैं हम 5/a। अब इसकी हमसे यूनिट पूछ रहा है, बताओ। अब देखो फाइव जो है ना इसकी यूनिट होती है वेबर, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपकी वेबर, और एरिया क्या होती है, वैसे तो मीटर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लिख के इन्होंने क्या कर रखा है यूनिट एरिया दे रखा है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट है, वेबर पर यूनिट एरिया। या फिर इसकी जगह ऐसे भी लिखा होता है ना वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो भी आपका क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। वेबर मीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मीटर स्क्वायर आएगा, और एम्पियर पर वेबर भी हो नहीं सकता, एम्पियर तो करंट की होती ही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है यहाँ पे वेबर पर यूनिट एरिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है, इन सिंक्रोनस मशीन्स द शाफ्ट इज मेड अप ऑफ। सिंक्रोनस मशीन्स में जो शाफ्ट होती है ना दोस्तों किसकी बनी होती है, ये बनी हुई होती है आपकी जो माइल्ड स्टील होती है उसकी बनी होती है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज। दोस्तों मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसको हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, एज ए एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, किस किस तरीके से हम मूविंग आयरन को यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, यहाँ पे एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की तरह हम क्या कर सकते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि करंट भी मेजर कर सकते हैं उससे और वोल्टेज भी हम मेजर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल क्या है सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी स्लिप रिंग्स आर देयर इन अ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो दोस्तों स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो रिंग्स होती है ना वो स्लिप रिंग आपकी होती हैं 3। देखिए इसका इमेज देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये जो ये वाला पार्ट है ना ये आपका क्या है स्टेटर, यहाँ पे स्टेटर कोइल लगी रहती है, और ये जो दूसरा है ना बीच में ये होता है आपका रोटर, तो रोटर कोइल यहाँ पे होती है। और यहाँ पे देखिए स्लिप रिंग कितनी है 3, एक एरी, दूसरी एरी और तीसरी एरी, 3 स्लिप रिंग्स हैं यहाँ पे। एक और इमेज देख लेते हैं चलो। अब यहाँ पे देखिए आप यहाँ आर वाई बी 3 फेज है, तो यहाँ पे आपके क्या है 3 स्लिप रिंग्स है, पहली एरी, दूसरी एरी, तीसरी एरी। बीच में क्या होता है आपके यहाँ पे जैसे ये है जो इंसुलेशन है, तो आपके 3 स्लिप रिंग्स होती हैं, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे देखिए ये ब्रुश है तो ब्रुश से इस तरीके से कांटेक्ट में होती हैं, स्लिप होती रहती हैं। चलते हैं
ये क्वेश्चन तो आपका करेक्ट हो गया कि 3 होएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्टर हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे कम रेजिस्टिविटी किसकी होती है। सबसे कम रेजिस्टिविटी होने का मतलब क्या है, हाई कंडक्टिविटी होगी। रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी क्या है, उल्टे होते हैं ना एक दूसरे के। तो हाई कंडक्टिविटी वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ क्या है, बिल्कुल सही है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर ओनली डीसी मेजरमेंट। डीसी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज लेते हैं। अभी पहले एक क्वेश्चन आया था दोस्तों मूविंग आयरन का। जो मूविंग आयरन होता है ना, उसको हम एज ए एमीटर और वोल्टमीटर दोनों की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन वो मेजर क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो मूविंग आयरन से हम एसी और डीसी दोनों को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या, एसी और डीसी दोनों। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ डीसी को मेजर करता है। तो ये होता है दोस्तों आपका मूविंग कोयल। मूविंग कोयल मीटर वो होता है जिससे हम सिर्फ डीसी मेजर कर सकते हैं, या फिर डीसी की जगह ऐसा भी लिखा आ सकता है एवरेज वैल्यू। तो मूविंग कोयल मीटर करता है, इसकी जगह ये भी लिखा हो सकता है PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल भी लिखा हो सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मूविंग आयरन एसी डीसी को मेजर करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है द कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट डैश व्हेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने, XC क्या होता है 1/2πfc। तो ये क्या हो रहा है, आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है फ्रीक्वेंसी का। अब बोल रहा है कि फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर देंगे, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम इज द यूनिट ऑफ। दोस्तों जो एंगस्ट्रॉम होती है ना, ये वेवलेंथ की यूनिट होती है। किसकी होती है, वेवलेंथ की। अब यहाँ पे ना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ एक एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। तो ये आपको याद रखना है, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितना, 10⁻⁻10 मीटर। तो चलिए यहाँ पे ए क्वेश्चन, ए ऑप्शन सही है, वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफायर मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट रेस्पॉन्स टू। अभी थोड़ी देर पहले हमने रेक्टिफायर का काम पढ़ा था। क्या करता है रेक्टिफायर, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। और जो इन्वर्टर होता है वो क्या करता है, डीसी को एसी में करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, डीसी आ रहा है ना आउटपुट में, पहले एसी था उसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया। डीसी का मतलब क्या होता है, एवरेज वैल्यू कहते हैं ना डीसी को, एवरेज वैल्यू। तब क्वेश्चन में जहाँ पे भी एवरेज वैल्यू लिखा होगा ना वही सही हो जाएगा हमारा। तो मूविंग आयरन कोयल किसको, जो सॉरी मूविंग कोयल इंस्ट्रूमेंट होते हैं किसको रेस्पॉन्ड करते हैं, एवरेज वैल्यू को। तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है एवरेज वैल्यू फॉर ऑल वेव फॉर्म्स। तो सभी वेव फॉर्म की जितनी भी एवरेज वैल्यू है उनके लिए रेस्पॉन्ड करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मोटर इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ द आर्मेचर वाइंडिंग। अब आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर है मेरा, ठीक है। अब आर्मेचर के सीरीज में मेरा क्या है, फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये आर्मेचर हो गया मेरा, इसी के सीरीज में मैंने क्या कर दिया। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे सीरीज कैसे बना दिया। ये यहीं पे क्या है, मैंने सीरीज वाइंडिंग बना दी। ये क्या है, मेरी सीरीज फील्ड वाइंडिंग। तो आर्मेचर के सीरीज फील्ड में वाइंडिंग कनेक्ट है हमारे, तो कौन सी मोटर कहलाएगी, वो कहलाएगी डीसी सीरीज मोटर। अभी ये मान लो ये शंट मोटर होती है ना आपकी, तो शंट मोटर में फील्ड वाइंडिंग का कनेक्ट होती है यहाँ पे, और यहाँ से सप्लाई आती है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई मिल जाती है इधर से, इस तरीके से कुछ होता है। तो आपका यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी 4C 4 कूलम्ब है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। 4C वैल्यू दे रखी है, कूलम्ब नहीं है, चार्ज की वैल्यू नहीं है, कैपेसिटेंस की वैल्यू है ये। तो अब देखिए 4 कैपेसिटर हैं, 1 2 3 4, चारों को क्या कर रखा है, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। इसकी वैल्यू भी 4C है, इसकी भी 4C है, इसकी भी 4C, इसकी भी 4C। अब सीरीज में कनेक्ट कर रहा है तो टोटल क्या होएगा हमारा, तो टोटल भाई रेजिस्टेंस होता तो इसमें सारों को जोड़ देते, लेकिन रेजिस्टेंस नहीं है तो क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। पैरेलल, जैसे रेजिस्टेंस को पैरेलल में सोल्व करते हैं उसी तरीके से कैपेसिटेंस सोल्व होएगा। अब जब सब सेम रहते हैं तो क्या कर, जब सबकी वैल्यू सेम रहती है ना, जैसे इसकी भी 4C 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 4C, तो जितने टाइम्स 4C है उतने टाइम डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा 1C आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज डिफाइंड एज द इंटरवल बिटवीन एनोड करंट फॉलिंग टू जीरो एंड डिवाइस रीगेनिंग इट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, देखो क्या लिख रखा है, एनोड करंट फॉलिंग टू जीरो। एनोड करंट क्या हो रहा है, जीरो। भाई अगर एनोड करंट जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी डिवाइस जो भी है जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या हो रहा होगा, ऑफ हो रहा होगा। तो ये किसके रिगार्डिंग है, कौन सा इनमें से ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, टर्न ऑफ टाइम ऑफ एससीआर सही हो जाएगा। तो क्या कह देंगे हम, टर्न ऑफ टाइम ऑफ एससीआर इज डिफाइंड एट द इंटरवल बिटवीन अनोड करंट फॉलिंग टू जीरो एंड डिवाइस रीगेनिंग इट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। यानी कि क्या करते हैं, इसमें एनोड करंट को जीरो करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वापस रीगेन आ जाता है अपनी पोजीशन में। इसका एक फिगर होता है वैसे कुछ इस तरीके का, ये आपका एनोड करंट होता है, ये एनोड करंट यहाँ पे जीरो हो जाता है, फिर नेगेटिव में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वोल्टेज अप्लाई करते हैं, क्योंकि थोड़े बहुत चार्ज कैरियर्स रह जाते हैं उसमें, ताकि वो पूरा का पूरा जीरो हो जाए बाद में। तो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन इतना याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतना याद रखिए इस तरीके का क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका मतलब है टर्न ऑफ टाइम, एनोड करंट जीरो हो रहा है मतलब याद रखो ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंज लॉ होता है ना, वो किसको फॉलो करता है इनमें से, ये करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। कैसे याद रखें, लेंज, लेंज में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और एनर्जी में भी क्या आता है आपके, ई आता है। तो ऐसे याद रख लो कि जो लेंज लॉ होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स इन अ सर्किट इज कॉल्ड। तो वो फ्रीक्वेंसी जिस पर रेजोनेंस अकर होता है। तो ये कितना आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो आज के वीडियो में दोस्तों 25 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बाकी का जो पार्ट बचा हुआ है, बाकी के क्वेश्चन बचे हैं वो अगले पार्ट में मैं करा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।